वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक राज्यों के बारे में जाना था, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जाना था। अब ये कहा गया है कि जो यूपी पैट के लिए इम्पोर्टेंट हो वो करवा दीजिए। तो यूपी पैट में राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, ये बेसिक बातें हैं। यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। वो जो अपना पार्ट है एक एक करके भाग 3 को हम लोग कर लेंगे अगर समय मिलेगा। यूपी पैट से पहले 24 तारीख से लेंगे। लेकिन आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा की आज स्टार्टिंग करेंगे। राज्यसभा, आप सभी जानते हैं कि अपने देश में 2 सदन है, एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट जानेंगे, फिर इसकी तुलना लोकसभा से हम लोग करते चले जाएंगे। तो राज्यसभा के बारे में जो नंबर 1 फैक्ट है वो ये है कि ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या हुआ? स्थायी सदन ऐसा सदन होगा कि इसका विघटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा का विघटन हो जाता है सामान्यतः 5 वर्ष के बाद में, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 2 साल में 1/3 सदस्य नए आते हैं और 1/3 सदस्य रिटायरमेंट कर जाते हैं 2 वर्ष के अंत में। तो आपने समझा, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उच्च सदन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहा, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 80 में कहा गया है। इसके बारे में, राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया। तो 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया। तो 4 बातें हमने जानी, बहुत महत्वपूर्ण। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, उच्च सदन है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया। पहली बार राज्यसभा 1952 में गठित की गई। इसके बाद में 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति होंगे। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति भी होते हैं, उपसभापति। इन दोनों लोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सभापति जो होंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे, वो सदन के सदस्य नहीं होंगे। मतलब कहने का ये, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपसभापति जो होंगे, उपसभापति कौन होंगे। तो उपसभापति वो होंगे जो राज्यसभा के सदस्य होंगे। राज्यसभा करती क्या है? तो राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उन मेंबरों में से एक का चयन किया जाता है उपसभापति के चुनाव के लिए। उपसभापति की जरूरत तब होती है जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा में उपस्थित न हो, तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एक उपसभापति की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे उपसभापति राज्यसभा के जो चयनित निर्वाचित जो लोग हैं उनमें से एक का राज्यसभा चयन करती है, उपसभापति उनको बना देती है। तो 5 बातें हमने बड़ी महत्वपूर्ण जानी। अब 6वीं बात की तरफ हम लोग चलते हैं कि राज्यसभा से और कौन कौन सी राज्यसभा की शक्तियां हैं, कौन कौन से प्रश्न राज्यसभा से बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये बनता है कि बताइए लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे। हाल फिलहाल में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं हामिद अंसारी रहे हैं, लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं हामिद अंसारी प्रमुख रूप से। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की आखिरकार न्यूनतम आयु सीमा क्या है। कि राज्यसभा में कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित होकर जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 30 साल न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। 30 साल से कम अगर उम्र है तो राज्यसभा के योग्य आप नहीं है। 30 साल के बाद ही राज्यसभा में आप जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं है,
अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो कोई सीमा नहीं। तो एक लाइन में कहते हैं, जब तक आदमी की डेथ ना हो जाए, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो योग्य बना रहता है राज्यसभा के लिए। यानी कि 30 साल न्यूनतम, ये आपकी क्या है, न्यूनतम इतनी होनी चाहिए, इतने से कम है तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। लोकसभा में ये 25 साल है, राज्यसभा में ये आपकी 30 साल है। अब इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात यह है राज्यसभा से कि आखिरकार राज्यसभा में कितने लोग अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये अधिकतम निर्वाचित लोग हैं 238। अधिकतम निर्वाचित लोग, फिर से सुन लीजिए, अधिकतम निर्वाचित हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 238 आज की डेट में निर्वाचित होकर नहीं आते हैं। फिर कितने आते हैं वो भी बात कर लेंगे। तो अभी जो हमारा राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम आप जानते हैं, मैक्सिमम आपकी अधिकतम क्षमता है 250। फिर ये दिक्कत क्या है कि 245 लोग ही अभी राज्यसभा के क्या है, सदस्य हैं। इसमें मनोनीत भी होते हैं और कुछ प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर भी आते हैं। निर्वाचन इनका कैसा होता है तो आप सभी जानते हैं, विधानसभा में जो विधायक लोग होते हैं वो इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति उसको नाम दिया जाता है। तो मुद्दा अभी यह है कि 250 मैक्सिमम लिखा है। तो यहाँ कंसेप्ट जो हमारा चलता है वो ये चलता है 238 + 12। अब हमने 238 + 12 इसलिए लिखा, 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का क्या होता है, मनोनयन किया जाता है, यानी कि इनको नियुक्ति दी जाती है 12 लोगों को। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 248 अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 245 है। तो 245 में अब होगा क्या, 245 में होगा ये कि निर्वाचित में से हम -5 कर दें तो 233 बचेंगे। तो कंडीशन अभी ये चलती है 233 और 12। अगर आप ऐड करेंगे तो सभी समझदार है 245 ही बनेंगे। 233 लोग जो है वो निर्वाचित हैं और 12 लोग जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जी इनका मनोनयन करते हैं 12 लोगों का। आखिरकार ये 5 जो सीटें हैं वो कहाँ के लिए छोड़ रखी हैं भारत की संसद ने? ये जो 5 सीटें हैं वो किस लिए छोड़ रखी हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नक्शा हम इंडिया का नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने देश का जो नक्शा है वो पूरी जो मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ चाइना ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। तो ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है। तो भारत सरकार ये उम्मीद करती है, भारत सरकार को ये उम्मीद है कि एक दिन ये पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। भारत का हिस्सा है, लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा तो भी पाकिस्तान का है। इसी प्रकार से चाइना का अवैध कब्जा है। तो ये जब अवैध कब्जा आपका हट जाएगा, अवैध कब्जा जब हट जाएगा तो उसी के लिए ये 5 सीटें बचा के रखी गई हैं। हम लोग बड़े आशावादी हैं। 245 अभी है प्रेजेंट में राज्यसभा में, लेकिन 250 अधिकतम सीटें हैं। ये जो 5 सीटें हैं वो किसके लिए बचा के रखी गई हैं? तो आज भी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं कि ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो वो यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना के द्वारा जो कब्जा किया गया है, यहाँ से वो लोग निर्वाचित होकर आएंगे और 250 की संख्या को पूरा कर जाएंगे। बात हमारी समझ गए होंगे आप। ये 5 सीटें जो छोड़ी गई हैं वो किसके लिए? पाक अधिकृत कश्मीर और चाइना ने जो कब्जा अवैध कर रखा है कि एक दिन ये स्वतंत्र हिस्सा होगा और भारत का ये अभिन्न अंग है, हानि है, अभी भी है, लेकिन कब्जा है दूसरों का। तो ये कब्जा एक दिन हटेगा, ये 5 लोग यहाँ पे निर्वाचित होकर आएंगे। इसीलिए 5 सीटों का फर्क पड़ता है।
आप जानते हैं आगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, यहाँ पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अब शक्तियों की बात कर लेते हैं, आखिरकार राज्यसभा को कैसी शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यसभा की अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं, लोकसभा के बराबर। लेकिन अगर हम धन विधेयक की बात करें, किसकी बात करें, धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास में सीमित शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां। सरकार चाहती है किसी भी मंत्रालय को पैसा देना तो वो धन विधेयक लाती है, धन विधेयक लाएगी तो लोकसभा के पास इसके अधिकार होते हैं, पूर्ण अधिकार उसी के पास होते हैं। इनके पास सीमित अधिकार होते हैं राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या कर सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, अपना मत दे सकती है, विचार विमर्श करेगी, कहेगी कि इतने पैसे यहाँ दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, कुछ बातें वो पूछ सकते हैं। लेकिन इनको ये अधिकार कतई नहीं है कि वो इस विधेयक के ऊपर चुनाव करें या फिर असहमति व्यक्त कर दे। लोकसभा को राज्यसभा के बराबर या राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। तो हमने अभी जाना था धन विधेयक में सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार है किसके पास में, राज्यसभा के पास में। राज्यसभा कर सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है, यानी कि 14 दिन तक वो अपनी सहमति ना दे, इतना ही कर सकती है। उसके बाद लोकसभा की मर्जी है वो कितनी जल्दी पास इसको करवाए और पैसा निकाले। धन विधेयक के संबंध में 14 दिन तक ही राज्यसभा की क्षमता है कि उसको रोके रखे, इसके बाद में नहीं रोक पाएंगे राज्यसभा। लेकिन और बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन सब के ऊपर राज्यसभा बाकायदे लोकसभा के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। किसी भी संविधान संशोधन की बात करें, कई राज्यों के गठन की बात करें, तो यहाँ जो अधिकार है वो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये बात लागू नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के पास भी अपनी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के तहत ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आप देखते हैं IAS को, तो वो सभी अखिल भारतीय सेवाएं क्या होंगी, वो सभी अखिल भारतीय सेवाओं को कम या ज्यादा करने का जो प्रारूप है वो कहाँ तैयार होगा, राज्यसभा में। इसके बाद में दूसरी बात और है, अनुच्छेद 249 के अनुसार किसी राज्य के महत्व के विषय को राष्ट्रीय महत्व का बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं 3 सूचियां हैं अपने, कौन कौन 3 सूचियां हैं, तो तीनों की हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। एक आपकी संघ सूची है, केंद्र सरकार की संघ सूची, और दूसरी आपकी है राज्य सूची, और तीसरी की अगर बात कर लें तो समवर्ती सूची। जब पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में बताएंगे कितने विषय हैं, क्या है। संघ सूची में मान लीजिए परमाणु ऊर्जा हो गया, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं। राज्य सूची में जो विषय है पुलिस है। परमाणु ऊर्जा के ऊपर जितने भी कानून होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। पुलिसिया जो विभाग है, जो पुलिस विभाग है, वो राज्य की बात मानेगा, राज्य का विषय है। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य के किसी भी विषय को वो राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है। आर्टिकल 249 में इस बात को वर्णित किया गया। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अल्टीमेटली राज्य के पास कम अधिकार होता है केंद्र की तुलना में। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो शक्तियों के बारे में हमने जाना, शक्तियां आखिरकार क्या है, तो राज्य के महत्व के विषय को राष्ट्रीय महत्व का हिस्सा बनाने के लिए अनुच्छेद 249 जरूरी होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य जब कहेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, 2/3 2/3 सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए, तभी वो कानून बन सकता है, अन्यथा किसी भी दिशा में वो कानून बनेगा नहीं। तो ये हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी राज्यसभा से संबंधित। अब अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा कर लेंगे, राष्ट्रपति कर लेंगे, प्रधानमंत्री, प्रमुख मंत्री।